हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का अगला कॉमिक विशेषांक चमत्कारी जड़ें। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बाकेलाल का रोमांचक कॉमिक विशेषांक चमत्कारी जड़ें। लेखक गुलशन, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, तरुण कुमार वाई, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन बेदी, सहयोग गौरव, अमित, अनूप। रोज प्रातः वन भ्रमण को बाकेलाल ने अपना नियम बना लिया था। अब चाहे आंधी आए या तूफान, वर्षा गिरे या पड़े ओले, बाकेलाल रुकने वाला नहीं था। प्रातः भ्रमण की दौड़ लगाकर मेरी सेहत तो बन गई, पर यह बाकेलाल सीकड़ी का सीकड़ी ही रहा। घोड़ा भी कितना प्रसन्न नजर आ रहा है, और ये ज़रूर कोई अच्छी बात सोच रहा है। आहा, विशालगढ़ की ताज़ी हवा खाकर मन तरोताज़ा हो गया। बाकेलाल के रोंगटे भी उस चीख को सुनकर तरोताज़ा होकर खड़े हो गए। बचाओ! चीख की आवाज़ घोड़े की तो नहीं है। पर ये कालिया मुझे चीख की दिशा में क्यों ले जा रहा है? अरे कमबख्त, उधर क्यों जा रहा है? मुझे अपनी नहीं तेरी फिक्र है। बाकेलाल, आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ होती है जो मुझ घोड़े में तो है, पर तेरे में बिल्कुल भी नहीं। शर्म आनी चाहिए तुझे। बचाओ! बाकेलाल, डूब के मर जा, एक बच्चे की जान नहीं बचा सकता। जा देख क्या हुआ उसे। गिराइयो मत, अपने आप उतरता हूँ। उफ, गिरा ही दिया ना कमबख्त ने। बाकेलाल विचित्र बालक को देखकर चौंक पड़ा। अरे, ये बालक है या पौधा? बचाओ! पर तुम्हें हुआ क्या? मेरे शरीर पर केचुआ चढ़ा हुआ है। केचुआ भाई केचुआ, मैं हूँ केचुआ। यह सुनकर तो बाकेलाल की हंसी छूट गई। अरे ओ कालिया, ये तो केचुए से डर गया। मैं तो सांप का फन भी मुंह से पकड़ लेता हूँ। अभी हटाता हूँ तेरे ऊपर से केचुआ। मैं इसी गड्ढे से उखड़ कर गिरा हूँ, मुझे पौधे की तरह वापस इसी में दबा दो। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करता हूँ। बाकेलाल ने उसे पौधे की तरह गड्ढे में वापस बो दिया। तभी, पुत्र पौध, क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुम्हारे चीखने का स्वर सुना था। कमर हिला के। पिताश्री, केंचुआ चढ़ गया था। अगर यह भला मानस सही वक्त पर ना पहुंच जाता तो ना जाने क्या हो जाता। ओह, तुम तो बाकेलाल हो, कमर हिला के। अक्सर ही यहाँ भ्रमण पर आते रहते हो। मैं रोजाना तुम्हें देखता हूँ। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरे पुत्र की केंचुए से रक्षा की, कमर हिला के। किंतु आप कौन है, और आपके पुत्र को भला एक केंचुए से क्या हानि हो सकती थी? मैं वृक्ष देश टलटल हूँ बाकेलाल, कमर हिला के। और यह है मेरा पुत्र पौध। पृथ्वी पर वृक्षों को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी मेरी ही है, कमर हिला के। मैं वृक्षों का हाल चाल मालूम करने के लिए वन में विचरण करता रहता हूँ। वैसे तो केंचुए भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, पर विशालगढ़ के केंचुए हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, कमर हिला के। यह भूमि को नीचे नीचे से खाकर पोला कर देते हैं, जिससे पौधों और वृक्षों के गिरने का खतरा पैदा हो जाता है, कमर हिला के। इसलिए सब केंचुए से डरते हैं। मेरा बेटा पहले तो केंचुए से बिल्कुल भी नहीं डरता था, आज पहली बार डरा है। बच्चा है ना, जैसे जैसे बड़ा होगा डरना सीख जाएगा, कमर हिला के। बाकेलाल, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ, कमर हिला के। तुम्हारी कोई इच्छा हो जो आज तक पूरी ना हुई हो तो मुझे बताओ, मैं वो इच्छा पूरी करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, कमर हिला के। क्या सच? वो मारा बेटे बाकेलाल, मिल गया तुझे सुनहरी अवसर एक बार फिर विशालगढ़ के राज सिंहासन के साथ अपनी किस्मत आजमाने का। मन ही मन प्रसन्न होते बाकेलाल ने शीघ्र ही अपनी इच्छा टलटल को बता दी। बाकेलाल, उद्देश्य थोड़ा कठिन है, किंतु मैं तुझे 5 अवसर बारी बारी से दूंगा, कमर हिला के। अगर तू उन 5 अवसरों में राजा बनने में सफल हो गया तो ठीक, अन्यथा फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, कमर हिला के। 5 अवसर? वाह, जल्दी तो टलटल देव। ये अवसर जड़ों के रूप में होंगे, जिन्हें मैं अपनी पत्नी विद्या वनस्पति से लेकर तुम्हें दूंगा। मैं हर बार किसी एक विशेषता वाली जड़ तुम्हें दूंगा। तुम उस जड़ को ले जाकर महल में बो देना। इन जड़ों का प्रभाव महल की हद में खड़े केवल किसी राजा पर ही सूर्यास्त तक रहेगा। एक जड़ के निष्प्रभावी होने पर तुम यहाँ आकर मुझसे दूसरी जड़ ले जाना। इस प्रकार तुम्हारे पास विशालगढ़ का राजा बनने के 5 अवसर होंगे। टलटल देव ने पुकार लगाई। अरे ओ विद्या वनस्पति, मुझे बाकेलाल को चमत्कारी जड़ देनी है। सबसे पहले उसे दे आफत की जड़, कमर हिला के। प्रकट हुई विद्या वनस्पति। ये लो स्वामी, आफत की जड़, ठुमका लगा के। ये लो बाकेलाल, आफत की जड़, कमर हिला के। वाह, आफत की जड़, मज़े आ गए। पर यह सारा खानदान मृतकों का खानदान लगता है,
कोई कमर हिला के बात करता है तो कोई ठुमका लगा के ही। पर मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया। मुझे मिल गई पहली जड़, आफत की जड़। चल कालिया सीधे विशालगढ़, चल कमर हिला के और ठुमका लगा के। बाकेलाल, मैं भगवान होता तो तुझे इंसान नहीं लोमड़ी बनाता। ग्रर। शक्तिशाली राज्य विशालगढ़ को हड़पने की योजनाएं केवल बाकेलाल ही नहीं बनाता। 5वें माह की 5 तारीख को मेरा जन्म हुआ। मेरे हाथों में 5-5 उंगलियां हैं, मेरे मूँछों में 5 ही बाल हैं। मेरे राज्य का नाम पंचतारा है और मेरा नाम राजा पंचम। मेरे 5 विवाह हुए, 5 पटरानियाँ हैं, उनके 5 पुत्र हैं। संयोग से एक राजा पंचमणि ने युद्ध के दौरान 5 मुक्के मारकर मेरे 27 दांत तोड़ दिए। तब से मेरे मुंह में 5 ही दांत बचे हैं। मैं अब तक 404 राज्यों पर चढ़ाई की, 4 जीते, अब जीतना है 5वां। सेनापति घूंट सिंह, सुना तुमने, अब जीतना है 5वां राज्य। और वो 5वां राज्य विशालगढ़, जिसे जीतने की मैं 5 कोशिशें करूंगा, पूरी 5 कोशिशें। पागल हो गया ये राजा, मुंह में बचे 5 दांत भी उसे अच्छे नहीं लग रहे। महामंत्री सांबा जल्दी से बोला, आप जानते हैं महाराज कि मुझे बीच में बोलने की आदत है। युद्ध राज्य की माली हालत को पतली कर देते हैं। फिर विशालगढ़ जैसे विशाल राज्य को जीतने के लिए तो आपको मुद्राएं पानी की तरह बहानी होंगी। प्रजा से करों के रूप में इकट्ठा किया गया पैसा और होता किस लिए है? तभी दरबारी ने आकर सूचना दी, महाराज कुछ लोग अनाथ आश्रम बनाने के लिए चंदा मांगते हुए इधर ही आ रहे हैं। क्या? राजा पंचम ने फौरन दासी बुलाई। दासी करम फूटी, जल्दी से हमारी वो पोशाक लाओ जो हम ऐसे अवसरों पर पहनते हैं। जो आ गया महाराज, अभी लाई। शीघ्र ही दासी वह पोशाक ले आई। ये लीजिए महाराज। ओह, कहीं इसे धारण करने से पहले वे लोग भीतर ना आ जाएं। राजा पंचम ने वो पोशाक धारण करके बाल बिखेरे ही थे कि महाराज की जय हो। महाराज, हम अनाथालय निर्माण के लिए चंदा लेने आए हैं। 10 रुपये इकट्ठा हो गए हैं, बाकी आप दे दें। भाइयों, ये 10 रुपये भी यहीं छोड़ जाओ। देखो मेरी हालत देखो, सिर में तेल नहीं है, कितने दिनों से बालों में कंघी नहीं की क्योंकि कंघी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे वस्त्र देखो, सब चिथड़े हो गए हैं। एक ही जोड़ी जूती है जो मुझे दहेज में मिली थी, ये देखो इसकी हालत। मेरा मतलब हालत बड़ी ख़राब है भैया, बड़ी ख़राब है। ऐसे में अनाथ आश्रम बनाने के लिए चंदा कहाँ से दूँ? क्षमा करें महाराज, हमें आपकी हालत का पता नहीं था। अब हम चंदा राजकोष के लिए एकत्रित करेंगे। हाँ, पर जाने से पहले अपने पहने हुए वस्त्र यहीं छोड़ जाओ। कल नहा धोकर पहनने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। जो आ गया महाराज। अच्छा महाराज, हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। देखा सेनापति, महामंत्री, ऐसे लोगों को कैसे टाला जाता है। मुद्राएं भी बच गई और इज्जत भी। अब इनके वस्त्र सस्ते में बेचकर सारा पैसा राजकोष में जमा करवा दो। हमें विशालगढ़ के युद्ध के लिए काफ़ी मुद्राओं की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ सेनापति, विशालगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए सेना तैयार करो। मैं कल प्रातः 5 बजे विशालगढ़ पर आक्रमण करूंगा। महाराज ने ठान ही ली है तो अब विशालगढ़ को जीतने की 5 कोशिशें तो करके ही रहेंगे, चाहे जीतें या हारें। मैं सेना तैयार करता हूँ। बाकेलाल भी तैयार था आफत की जड़ को महल के आंगन में दबाने के लिए। चल बेटे बाकेलाल, निकाल जड़ और दफना दे यहाँ। ये गई जड़ गड्ढे में। जड़ जमीन में दबाकर बाकेलाल अपने कक्ष में लौट आया। और अब मैं सोता हूँ लंबी तान कर, सुबह देखूंगा कमाल आफत की जड़ का। भोर की प्रथम किरण पड़ने के साथ ही आफत की जड़ ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू भी कर दिया। ओले के पहला पहला प्यार। न जाने कैसी आफत टूटने वाली थी बेचारा राजा विक्रम सिंह पर। जैसे प्रेम के अमृत से सराबोर होकर उठ बैठा विक्रम सिंह। महारानी जल्दी उठो। ओह, आपने पुकारा, मैं समझी मुर्गे की बांग है। महारानी, पता नहीं हमें आज क्या हो गया है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आज हमारा दिल पुच्चियाँ लेने को कर रहा है। तुम ही से आरंभ करता हूँ। आए। सेवक ने भीतर प्रवेश किया। महाराज, दातुन लाया हूँ। दातुन बाद में। पहले पुच्ची। आपकी पुच्ची पाकर मेरा ये गाल धन्य हो गया महाराज। दातुन की भी पुच्ची। अभी पुच्ची ले रहा है, अब मुझे चबाएगा। महारानी जी, महाराज को क्या हो गया है? ऐसी हरकतें तो ये करते ही रहते हैं, नया तो कुछ भी नहीं हुआ है। पर आज तो कुछ हो गया था। ओह आईने, तुझ में अपनी सूरत देखकर मैं रोज़ दातुन करता हूँ, पर आज मैं पहले तेरी पुच्ची लूँगा। पहले दातुन कर ले महाराज, मुँह से बदबू आ रही है। वाह, आनंद आ गया आईने की पुच्ची लेकर।
एक तो कमबख्त की शक्ल को रोजाना बर्दाश्त करता हूँ, अब क्या इसकी बदबूदार पुच्चियाँ भी बर्दाश्त करनी होंगी? हे भगवान, मैं फूट क्यों नहीं गया? विक्रम सिंह ने दातुन किया और जल लाओ। जलपात्र की भी पुच्ची। तौलिया लाओ। लीजिए महाराज, तौलिए, मेरी भी तेरी भी पुच्ची। देख, मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं, चुपचाप मुंह पहुँचकर मुझे रख दे, पहले पुच्ची लेगा फिर रगड़ेगा। फर्श, तेरी भी पुच्ची। आज पहली बार किसी राजा ने मेरी कद्र की है, वरना तो हर कोई मुझे सिर्फ रौंदता है। राजा विक्रम स्नानागार से बाहर निकला। महाराज, आपके वस्त्रों की पुच्ची, आखिर तुम मुझे सजाते हो? जूतियों, तुम्हारी भी पुच्ची। ऐ मेरे ताज, तू क्यों परेशान होता है? ले, तुझे भी दिए देता हूँ। तैयार होकर विक्रम सिंह कक्ष से बाहर ही निकला था कि अरे बाकेलाल, आओ आओ। मैं तो ये देखने आया हूँ कि आफत की जड़ ने क्या कमाल दिखाया है, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। बाके ते पुच्ची। लेकिन महाराज, आज तो मैंने अभी तक कोई कारनामा नहीं किया। आज कारनामा मैं करूँगा बाकेलाल, आज मैं तुम्हारी खूब ढेर सारी पुच्चियाँ लूँगा। दे एक और पुच्ची। महारानी जी, महाराज को रोकिए, इन्हें आज तक कोई कुछ करने से रोक पाया है क्या? आज मैं नहीं रुकने वाला। महाराज, काटिए तो मत। महारानी, महामंत्री और सेनापति को हमारा आदेश दो कि वो महल में मौजूद सभी लोगों व सैनिकों को लेकर यहाँ आ जाएं। बाकेलाल की पुच्चियाँ मैं भी लूँगा और वो सब भी। ये क्या हो रहा है? जल्द ही पहले वहाँ महामंत्री पहुँचा, सभी राजदरबारियों, मंत्रियों व सभासदों को लेकर। महाराज, महारानी जी कह रही थी कि आपने बाकेलाल की पुच्चियाँ लेने के लिए सबको बुलाया है, पर बाकेलाल कहाँ है और आपने किसे पकड़ रखा है? महामंत्री, ये बाकेलाल ही तो है। पुच्चियाँ ले लेकर महाराज ने मेरा मुंह सुजा दिया। चलो भाई लोगों, पहले मुझे एक एक पुच्ची दो, फिर बाकेलाल की एक एक करके ले। आज महल में सिवाय पुच्चियों के दूसरा कोई काम नहीं होगा। महाराज, कम से कम मुझे तो रहने ही देते। वो मैंने तो आफत की जड़ दबाई थी, आफत मेरे ऊपर ही टूट पड़ी। सेनापति भी आ पहुंचा सेना लेकर। अरे आओ आओ सेनापति, पहले पुच्ची मुझे दो, फिर बाकेलाल की लो। महाराज की पुच्ची को बर्दाश्त करने की शक्ति जिसमें है वो सैनिक यहाँ रुके, बाकी चले जाएं। राजा भगवान के समान होता है, राजा की पुच्ची तो भगवान की पुच्ची है। हम में से कोई भी नहीं जाएगा सेनापति जी। किंतु महाराज, ये सुबह सुबह दौरा क्या पड़ा? बाकेलाल की आफत आ गई थी, राजज्ञा को कोई टाल भी नहीं सकता, इसलिए पुच्चियाँ लिए बिना तो कोई भी नहीं मानेगा। बाकेलाल, तेरी पुच्ची लेने से तो मैं मर जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, इसलिए मैं तेरे गाल पर अपनी हथेली रखकर पुच्ची अपनी हथेली पर ही ले रहा हूँ। तभी द्वारपाल ने घबराए हुए वहाँ प्रवेश किया और महाराज, गजब हो गया, राजा पंचम ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी है, वो किसी भी वक्त राजमहल में प्रवेश कर सकता है। चलो, अब तो पुच्चियों से पीछा छूटेगा। पहले पुच्ची दे द्वारपाल, क्योंकि आज पुच्ची दिवस है, सिवाय पुच्ची के कुछ नहीं होगा। राजा पंचम ने अपनी विशाल सेना के साथ राजमहल में प्रवेश किया। हम सुबह 5 बजे अपने महल से निकले थे और शाम को 5 बजे तक युद्ध जीत लेना चाहिए। लेकिन ये क्या, राजमहल में प्रवेश करने के साथ ही अरे ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? टलटल द्वारा दी गई आफत की जड़ का प्रभाव केवल किसी राजा पर ही होना था, और विशालगढ़ के राजमहल में आते ही आफत की जड़ का प्रभाव उस पर भी हो गया था। मैंने हाथ में तलवार क्यों पकड़ी है? छी छी, इसे वापस म्यान में रखता हूँ। सेनापति, हमारे लिए फूल लाओ, हम फूल लेकर जाएंगे और राजा विक्रम सिंह को युद्ध का न्योता देंगे। आप राजा हैं महाराज, जो भी करेंगे वही उचित होगा। द्वारपाल राजा पंचम को लेकर पुच्ची स्थल पर पहुंचा। राजा विक्रम सिंह, कृपया पुष्प स्वीकार करें। ये तो राजा पंचम है, पर सूचना के मुताबिक तो ये युद्ध करने आ रहा था, फिर पुष्प क्यों लेकर आ गया? राजा पंचम, पहले पुच्ची दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक क्यों, दो लो। अब एक गले मिलो और काम की बात सुनो। मैंने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी है राजा विक्रम सिंह। युद्ध करने रणभूमि में कितनी देर में आओगे? क्योंकि मैंने 5 बजे तक युद्ध जीतने का निश्चय किया है। आज तो समय नहीं है, बहुत सारी पुच्चियाँ लेनी है। दो दुश्मनों के मिलने का ये कौन सा तरीका है? तो क्या हुआ, निर्णय तो तुम्हारे और मेरे बीच में होना है, तो सेना का क्या काम? युद्ध हम दोनों यहीं पर लड़ लेते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर पहले तलवार की पुच्ची ले लूँ। राजा विक्रम सिंह, तलवार मार दूं? धीरे मारूंगा, लगेगी नहीं। नहीं, मुझे पता है, तुम जोर की मारोगे। मैं मार दूं? तुम्हारे कवच पर मारूंगा, और वो भी धीरे से। कवच पर? ठीक है। देखा कितनी धीरे मारी है। अब मैं तुम्हारे पेट में तलवार मारूंगा, पर तुम अपनी तलवार अड़ाकर मेरा वार रोक लेना।
वाह, युद्ध करने में कितना मजा आ रहा है। भेड़ा गर्क, यह युद्ध हो रहा है या गुल्ली डंडे का खेल? तू मान ना मान बाकेलाल, ये बेड़ा गर्क उसी जड़ के कारण हो रहा है। वो कमबख्त तो कह रहा था कि वह आफत की जड़ है, पर यहां तो राजा पर कोई आफत आई नहीं। पुच्ची। राजा विक्रम सिंह और पंचम के बीच प्रेम युद्ध जारी था। राजा विक्रम सिंह, तलवार से तो कोई फैसला हो ही नहीं रहा, तलवार फेंक देते हैं। ठीक है, मैंने भी फेंक दी। अब मैं तुम्हें प्यार से एक मुक्का मारूंगा, तुम अपना मुंह सिर पीछे हटाकर बचा लेना। ये आया मेरा मुक्का, मैं बच गया। अब मैं तुम्हारे पेट में प्यार से लात मारूंगा, तुम झूठ मूठ में गिर जाना। वाह, बड़ा मजा आएगा, लात मारो, मैं गिरने के लिए तैयार हूं। ये मारी मैंने लात। और ये मैं झूठ मूठ का गिर पड़ा। वाह, मजा आ गया। अबे ओ मुझे मुच्छड़, लात मारने की इजाजत मुझे दे दे, तुझे ऐसी लात मारूंगा कि सीधा विशालगढ़ के बाहर जाकर गिरेगा। महाराज, 5 बज चुके हैं क्या? तब तो अब युद्ध नहीं हो सकता, अब मुझे वापस लौटना होगा। राजा विक्रम सिंह, मैं फिर आऊँगा, फिर ऐसे ही युद्ध लड़ेंगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। अगली बार भी कोई तुम्हें राज्य की सीमा पर प्रवेश करने से नहीं रोकेगा। तुम सेना भी ला सकते हो। राजा पंचम के प्रस्थान के साथ ही, अरे तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ और मैं भी विश्राम करने जाता हूँ। ओह, सूर्यास्त के साथ ही जड़ का प्रभाव मोटे के ऊपर से खत्म हो गया। बाकेलाल भी जान छुड़ाकर भागा। एक जड़ का प्रभाव निष्प्रभाव हो गया। अब जाता हूँ वापस टलटल के पास। बाकेलाल कालिया को सर पर दौड़ाता जा पहुंचा टलटल के पास और, हे टलटल देव, ये क्या अनर्थ किया? कैसी चमत्कारी जड़ दे दी उसने तो मुझ पर आफत ढा दी। क्यों बस बाकेलाल, क्या हुआ? पूरी बात तो बताओ कमर हिला के। बाकेलाल टलटल देव को सारी बात बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद, ये गड़बड़ी मेरी पत्नी ने की होगी, कमबख्त हर वक्त नींद में रहती है। अरे ओ विद्या वनस्पति, कहाँ है? सामने आ। जब देखो मेरी बेइज्जती कराने पर तुली रहती है कमर हिला के। मुझे क्षमा करें स्वामी, मैंने भूल से आफत की जड़ के स्थान पर प्रेम की जड़ दे दी थी, ठुमका लगाकर। क्या कहा? प्रेम की जड़? इस प्रेम की जड़ ने मुझे कहीं का नहीं रखा। परेशान ना हो बाकेलाल, अभी तो तुम्हारे पास 4 अवसर और हैं। ये लो, इस बार ये आफत की जड़ है, कमर हिला के। आफत की जड़ लेकर बाकेलाल वहां से रवाना हो गया। आखिर उस पहले वाली आफत की जड़ का रहस्य खुल ही गया। तभी तो मैं कहूं कि मुच्छड़ मनुष्य पर पुच्चियां करने का दौरा क्यों पड़ गया। सुधर जा बाकेलाल, किसी का नमक खाकर उससे नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। और वो मगर वो कुत्ते की पूंछ ही क्या जो सीधी हो जाए, और वो बाकेलाल ही क्या जो सुधर जाए। ये गई आफत की असली जड़ गड्ढे में। उधर राजा पंचम की भी काटो तो खून नहीं वाली हालत थी। पर सेनापति, मुझे नहीं मालूम कि वो सब कैसे हुआ। मैं तो विशालगढ़ में युद्ध करने गया था और महल में प्रवेश करने से पूर्व तक सब कुछ ठीक ठाक था, पर पता नहीं महल में प्रवेश के साथ ही मुझे क्या हो गया कि मैंने अपना युद्ध करने का तरीका ही बिल्कुल बदल दिया। शायद विशालगढ़ वालों ने महल की जमीन पर कोई जादू टोना कर रखा था। किंतु कल ऐसा नहीं होगा। कल मैं महल तक तो जाऊंगा, किंतु महल के अंदर नहीं। कल तो मैं विशालगढ़ को जीत कर रहूंगा। बाकेलाल द्वारा लगाई गई आफत की जड़ का प्रभाव फैलने लगा था। अखियों से तीर मारे, जड़ है कमाल की ये। अखियों से भाला मारे, ओए राजा, आफत की जड़ है कमाल की। अगली सुबह हुई महल में गूंजने वाली उस चीख के साथ, बचाओ! चीख सुनकर आ पहुंचा सेनापति। महारानी जी, क्या हुआ? आप किससे भयभीत होकर भाग रही हैं? पीछे वहां तो दिखाई नहीं पड़ रहा। पीछे चूहा तो दिखाई नहीं पड़ रहा। सेनापति, प्राण प्राणे तो तुम भी भाग लो। सेनापति ने भागना नहीं सीखा। तो फिर पलट कर महाराज के कक्ष की तरफ देख लो, सीख जाओगे। महाराज के कक्ष की ओर? ओह, महाराज चले आ रहे हैं। अरे सेनापति, आओ आओ। अरे बाप रे, महाराज की आंखों से तीर भाले छूट रहे हैं। साए साए उई! घबराओ मत सेनापति, ये तो नैनो के बाण हैं। साए साए, बचाओ! सेनापति भागकर सीधा पहुंचा राज दरबार में। सेनापति, क्या हुआ? महाराज कहाँ हैं? अभी तक राज दरबार में पहुंचे क्यों नहीं? ढाले मंगा लो, जल्दी करो, समय नहीं है। सैनिकों, जल्दी से हर एक के लिए ढाले ले आओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। पर बात क्या है सेनापति? बात? ओह, ढाले नहीं आई, महाराज आ गए। सब अपने अपने सिंहासनों के पीछे छुप जाओ। भाई, क्यों छुप जाएं? हमने क्या गुनाह किया है? अब पता चला। साए साए साए! महाराज की आंखों से तीर भाले छूट रहे हैं। जल्दी से वैसा ही करो जैसा सेनापति ने कहा है। तुम मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो? राज दरबार की कार्रवाई नहीं करनी क्या? बाकेलाल की नींद टूटी स्वर्णलता की चीखों से। बाकेलाल, बाकेलाल, तुम अभी तक सो रहे हो? उधर महाराज पर आफत टूट पड़ी है। आफत? आफत की जड़ का ध्यान आते ही बाकेलाल मनी मन प्रसन्नता से झूम उठा। ओह, लगता है इस बार आफत की जड़ ने सही काम किया है।
बाकीलाल तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी चलो, क्योंकि इस संकट का हल तुम्हें ही सोचना है। बाकीलाल उठ भी नहीं पाया था कि अरे ओ नहीं, बाकीलाल महाराज यहीं आ गए, बचो बाके। बाकीलाल, मेरा प्यारा बाकीलाल। उफ, मोटे की आंखों से तो शस्त्र छूट रहे हैं। बाकीलाल, मेरी आंखों से चक्कू, छुरियां, तीर व भाले छूट रहे हैं। मैं तो ये कहने आया हूं कि चलो शिकार खेलने चलें। वो तो ठीक है महाराज, पर मैं शिकार नहीं हूं, आप मुझे देखना बंद करें। ठीक है, मैं अपना मुंह दरवाजे की ओर कर लेता हूं। खट खट खट। बाकीलाल, हुड़प्पा दा की हो। फिलहाल तो मैंने किसी भयानक जंगल में छोड़कर आता हूँ, मेरा मतलब है कि जंगल में ले जाता हूँ, ताकि कहीं ये तीर भाले किसी के प्राण ना ले लें। बाकीलाल जल्दी चलो, कहीं शस्त्र खत्म ना हो जाए। एक मुसीबत अभी टली भी ना थी कि उधर सेनापति को दूसरी मुसीबत के आ धमकने की सूचना मिली। सेनापति जी, गजब हो गया, राजा पंचम अपनी सेना लेकर फिर आ धमका है। इस बार तो ये बड़े मौके पर आया है। हाँ, मैं युद्ध के लिए तैयार जो हूँ। नहीं सेनापति, वो मौका तुम्हारा युद्ध के लिए तैयार रहना नहीं है, बल्कि स्वयं महाराज ही हैं। महाराज को तो बाकेलाल वन में लेकर जा रहा है, क्योंकि महाराज शिकार खेलने की जिद कर रहे हैं। शिकार तो खुद चलकर विशालगढ़ आ रहा है महारानी जी, और ये शानदार अवसर हम नहीं चुकेंगे। मैं बाकेलाल को रोकता हूँ। पता नहीं ये महामंत्री क्या करना चाहता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा विक्रम सिंह का आदेश था, इसलिए इस बार उसे सेना सहित विशालगढ़ आने से किसी ने भी नहीं रोका। पिछली दफ़ा तो सेना को मैंने रणभूमि में छोड़ दिया था, किंतु इस बार हम विशालगढ़ के महल की तरफ कूच कर रहे हैं। इस बार हमारी जीत के 100% आसार हैं। राजा पंचम विशालगढ़ के राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा। खट खट। कौन है? राजा पंचम, द्वार खोलो। ठीक है, खोलता हूँ। सेना में सबसे आगे रहना। द्वार खुला और राजा पंचम सहित पूरी सेना को सामने नजर आया विक्रम सिंह। अरे राजा पंचम मित्र, आओ आओ। राजा विक्रम सिंह आगे बढ़ता रहा। तुम रुक क्यों गए? इसे अपना ही महल समझो, मुझे पता है तुम युद्ध करने आए हो। आओ युद्ध लड़ें। महाराज बचिए। ये क्या देख रहा हूं मैं? इसकी आंखें हैं या पूरा शस्त्रागार? ये तो दबादब मेरे सैनिकों को मारे चला जा रहा है। महाराज हम क्या करें? गधों, तीर छोड़ो, आगे बढ़ो, तलवार चलाओ, भाला मारो, कुछ भी मारो, पर मारो। टन टना टन टन टन। किंतु तीर कमान पर चढ़ाने का, भाला उठाने का और तलवारें लहराते हुए आगे बढ़ने का समय ही नहीं था। खच खच ई आए मरा, खच। मरवा दिया ना मुफ्त में। बाकीलाल वह युद्ध देखता हुआ अपना माथा पीट रहा था। बेड़ा गर्क, अगर मुझे पता होता कि यह कमबख्त आज फिर युद्ध करने आ रहा है तो मैं आफत की जड़ उखाड़ फेंकता। मोटा तो पंचम की सारी सेना को मारे दे रहा है। राजा पंचम चीख चीख कर अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों। महाराज कौन आगे बढ़ेगा? सैनिक तो ढेर हो गए। क्या? और महाराज सूर्य की ढलती अवस्था बता रही है कि 5 भी बज गए। अगर कल भी युद्ध लड़ने आना है तो वापस लौट चलिए, अन्यथा अब हमारी ही बारी है। द्वारपाल, द्वार बंद कर दे, द्वार बंद कर दे, क्योंकि आज तो मैंने राजा विक्रम सिंह को छोड़ दिया, पर कल नहीं छोड़ूंगा। राजा विक्रम सिंह, हिम्मत हो तो कल भी मुझे सीमा पर मत रोकियो और आराम से यहाँ पहुँचने दियो, सूर्यास्त के साथ ही। अरे तीर भाले चक्कू छुरियाँ निकलने बंद हो गए। महाराज की आंखें अब शस्त्र नहीं छोड़ रही। हाँ, आफत की जड़ का असर सूर्यास्त के साथ ही खत्म हो गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं चमत्कारी जड़ें के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।